सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे सार्क के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि सार्क है क्या, इसमें नया क्या हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे भारत मंगोलिया संबंध के विषय में और समझेंगे भारत मंगोलिया संयुक्त सहयोग समिति की 7वीं बैठक में दोनों देशों ने किन मुद्दों पर सहमति जताई है। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे रोहिंग्या के मुद्दे पर और समझेंगे कि बांग्लादेश अपने यहाँ से रोहिंग्या को कहाँ भेज रहा है, उससे जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ेंगे क्योंकि कंटेंट और बहुत ज़्यादा है। आइए एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है और इसमें जो शामिल देशों की संख्या है वह 8 है। 8 दिसंबर 1985 को इस संगठन का जो स्थापना हुई थी, उसका उद्देश्य यह था कि दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति को बढ़ाना। आज भी 8 दिसंबर है, अर्थात आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके 7 संस्थापक देश थे। यह देश थे भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। वर्ष 2005 में सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया गया और इस तरह से अब सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। इसका मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यह है कि जो सदस्य देशों के लोग हैं, उनके कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ये कैसे होगा? ये तभी संभव हो पाएगा जब इस ग्रुप के सभी देश क्या करें, आर्थिक वृद्धि के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, सामाजिक प्रगति में सहयोग करें, सांस्कृतिक विकास में एक दूसरे के साथ मजबूती स्थापित करें और सभी लोग एक दूसरे के देशों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करें, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग गरिमामय पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि उनके अंदर इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जिससे वह कहीं पर भी रह के अपना विकास कर सकते हो। स्वाभाविक है, जब तक क्या होगा, विकास नहीं होगा, विकास का एक लेवल नहीं आएगा, तब तक ये चीजें संभव नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि हम समय समय पर आपसी जो समस्याएं हैं उनका मूल्यांकन करेंगे, समाधान का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। सामूहिक आत्मनिर्भरता का बढ़ावा देने का मतलब यह है कि अगर किसी एक देश को कोई समस्या आती है तो इस ग्रुप का, इस क्षेत्र का दूसरा देश क्या करे, सहयोग करे, जिससे वह देश कभी इसको यह ना लगे कि वह अलग थलग पड़ गया। उद्देश्य यह है कि जितना ही क्षेत्रीय मजबूती होगी, उतना ही क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस संगठन की मजबूती स्थापित हो पाए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग और सक्रियता बढ़ाने की भी बात इसमें की गई है, ताकि हर क्षेत्र में यहाँ के लोग एक दूसरे का सहयोग करके, एक सरकार दूसरे सरकार का सहयोग करके अपने को जो है कि एक उच्च शिखर पर पहुंचा सके। साथ ही साथ कहा गया है कि आपसी हितों को बढ़ाया जाएगा, सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंच हैं, सब पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो यह तो था इसके जो है कि उद्देश्य। महत्व क्या है? तो ये कि सार्क का जो विस्तार है वह विश्व के लगभग 3% भाग पर ही है, लेकिन यहाँ विश्व की जो जनसंख्या है लगभग 21% है, अर्थात 3% भाग पर विश्व की लगभग 21% जनसंख्या निवास करती है। इससे यह पता चल गया कि ये जो क्षेत्र है उच्च जन घनत्व वाला क्षेत्र है। तो उच्च जन घनत्व का जो क्षेत्र है, अगर इस जनसंख्या को हम मानव विकास में तब्दील कर देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, संसाधन हो जाएंगे। और यही कारण है कि बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान के जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भेजते हैं और ये जो रेमिटेंस होता है ये कई देशों की जो है कि जीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है।
कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो 21% जनसंख्या है इसका आर्थिक विकास किया जाए, जिससे यह संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम है, लगभग 3.8% है, और इससे पता चलता है कि अभी विकास की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यह क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा विस्तार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, खनिज संसाधन है, और सबसे बड़ी बात यह है जो है कि विश्व के सबसे बड़े बाजार में से एक है। अर्थात अगर दक्षिण एशिया के यह देश एक दूसरे को ही सिर्फ सामान बेचें तो भी इतना ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है कि इनके सामान और इनके जो है कि प्रोडक्शन में हमेशा जो है कि एक सकारात्मक ग्रोथ दिखी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ जो देश हैं इनकी चुनौतियाँ भी लगभग एक जैसी हैं, जिनका एक दूसरे के साथ यह सहयोग करके समाधान कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक देश में गरीबी है, अशिक्षा है, कुपोषण है, प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है, औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन है, और निम्न जीडीपी है। तो इससे यह पता चलता है कि जब संभावनाएं और समस्याएं और चुनौतियां एक जैसे हों तो अपने आप क्या होता है, कहीं ना कहीं एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है कि जब सभी देश क्या करें, एक दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति करें। लेकिन जो हमने उद्देश्य ऊपर बताए, उन उद्देश्यों को अगर आप देखें तो कई बार आपको लगेगा कि सार्क ऐसा नहीं करता। हकीकत भी है, इसी के कारण यह बहुत मजबूत संगठन के रूप में नहीं बन पाया है। हालांकि सार्क के सदस्य देशों ने एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यह होता है कि जो वस्तुओं का जो है कि आदान प्रदान होता है उसको टैरिफ मुक्त रखा जाता है, या कम टैरिफ लगाया जाता है, या आयात शुल्क जो कि कम रखा जाता है। इसके अलावा जो है कि साप्टा अर्थात साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो है कि वर्ष 1995 में जो है कि इन देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा चुका है। वर्ष 2016 तक सभी वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए समझौता किया जा चुका है, और उद्देश्य यह है कि जो मुक्त व्यापार समझौता है उसको प्रभावी बनाया जाए। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि जो मुक्त व्यापार समझौते का जो लाभ वो नहीं मिलता, क्योंकि देशों में आपसी तनाव है। जैसे हम भारत पाकिस्तान को लेकर अगर देखें तो यही चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक इसी तरह से जो है कि भारत की जो संबंध है अन्य देशों से, और अन्य देशों के संबंध एक दूसरे से क्या है, काफ़ी प्रभावित है, और इसकी वजह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है, और इसी की वजह से यहाँ का व्यापार भी प्रभावित होता है। लेकिन फिर भी इसका महत्व है। इसका जो है कि अगर देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स के भू रणनीतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसमें आप जो देश हैं इनको देख पा रहे हैं तो ये क्या करते हैं, चारों तरफ जो है कि इंडिया के हैं। अगर हमारे इनके साथ संबंध अच्छे रहते हैं तो इसके माध्यम से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम अन्य देशों को काउंटर कर सकते हैं जो कि अपनी आधिपत्य यहाँ पर जमाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर यह जो पड़ोसी देश हैं, भारत से लगे हुए क्षेत्र हैं, इनका जियो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर पूरे क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब सभी देश विकास करेंगे तो क्षेत्रीय स्थिरता रहेगी। इसीलिए सार्क के माध्यम से भारत हमेशा ये प्रयास करता है कि सभी देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़े, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता लाई जा सके। साथ ही साथ वैश्विक नेतृत्व के लिए भी सार्क का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जब भी सार्क की बात आती है या विकासशील देशों की बात आती है, अपने आप इसका नेतृत्व भारत के पास होता है। इसलिए सार्क का जो होना और उसका मजबूत तरीके से कार्य करना भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ भारत जो है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर वो आज़ादी के बाद से ही काफ़ी प्रगतिशील रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सार्क काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी क्या हुआ है, बांग्लादेश और भूटान के मध्य एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रयासों की हमेशा से जरूरी रही है। भारत के लिए ऐसे प्रयासों पर विशेष जो है कि महत्व वह देता रहा है। हाल ही में क्या हुआ है, बांग्लादेश और भूटान जैसे दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर होना एक सकारात्मक कदम है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय अर्थात दो तरफा आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात वरीयता मूलक व्यापार समझौता किया है। वरीयता मूलक व्यापार को आसान शब्दों में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो अगर कोई देश, जैसे मान लेते हैं बांग्लादेश और भूटान को ही लेते हैं, तो अगर बांग्लादेश जूट का उत्पादन करता है तो भूटान ये कह सकता है कि ठीक है, हमारे यहाँ जो पैकेजिंग का काम होगा
होगा, आपके यहाँ जूट से बने बोरों से होगा। ठीक इसी तरह से अगर भूटान कोई सामान किसी अन्य देश को भी बेचता है और उसको बांग्लादेश को भी बेचना चाहता है और बांग्लादेश के पास और भी कई जो देश हैं जो उसको सामान बेचते हैं, तो बांग्लादेश कहेगा नहीं ठीक है हम पहले भूटान से लेंगे, अर्थात उसको प्रीफरेंस देंगे। तो इसी प्रकार की प्रीफरेंस देने की जो ट्रीटी है उसी को हम लोग जो है कि प्रीफरेंस जो है कि ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। भूटान पहला देश है जिसके साथ बांग्लादेश ने 1971 के बाद से कोई वरीयता मूलक व्यापार समझौता किया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो 1971 जब बांग्लादेश अपना निर्माण करता है उसने पहली बार किसी देश के साथ पीटीए किया है, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भूटान पहला देश था जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता प्रदान की थी। और आज तारीख है 8 तारीख, अर्थात यह जो 6 दिसंबर 1971 को भूटान ने ऐसा किया था उसी के बाद दोनों देशों के संबंध मजबूत हो गए थे। और इसी के कारण इसी ऐतिहासिक दिन पर अर्थात 6 दिसंबर 2020 को ही दोनों देशों ने पीटीए हस्ताक्षर किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान के बाद भारत दूसरा देश था जिसने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में राजनीतिक कूटनीतिक मान्यता प्रदान की थी। और चूंकि भूटान ने पहले ऐसा किया था तो दोनों देशों की जो बॉन्डिंग है काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि भारत के संबंध बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 6 दिसंबर जो है कि 1971 को उन्होंने ऐसा किया था और दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर 2020 को दोनों ने हस्ताक्षर किया। वरीयता मूलक अर्थात तरजीही व्यापार समझौते के अनुसार 100 बांग्लादेशी वस्तुओं को भूटान के बाजार में सीमा शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी, अर्थात बांग्लादेश के 100 प्रोडक्ट्स जो कि इस लिस्ट में शामिल किए जाएंगे वह क्या होंगे, बांग्लादेश में आसानी से बिक सकेंगे, उस पर जो है कि सीमा शुल्क नहीं लगे। वहीं जो 34 भूटानी उत्पाद हैं उनको बांग्लादेश के बाजार में ड्यूटी फ्री जो है कि एक्सेस मिलेगा, अर्थात पहुंच मिलेगी। भूटान के जिन उत्पादों को बांग्लादेश के बाजार में व्यापार करने की छूट मिली है उसमें है संतरा, सेब, अदरक, फलों के जूस, दूध, प्राकृतिक शहद, आटा, लकड़ी के फर्नीचर आदि इनको मिली हुई है। अब प्रश्न आएगा कि क्या यह जो है कि बहुत जरूरी था? तो जी हाँ, बहुत जरूरी था। बांग्लादेश और भूटान को BBIN कॉरिडोर, BBIN कॉरिडोर का मतलब है बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल कॉरिडोर। तो जो बांग्लादेश और भूटान को BBIN कॉरिडोर के महत्वपूर्ण किरदार के रूप में देखा गया है। यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के लिहाज से एक पहल थी। और सोचिए जो हमने BBIN कॉरिडोर अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, इस कॉन्सेप्ट में भी तो क्या है कि कहीं ना कहीं जब यह कॉरिडोर बनेगा तो आर्थिक व्यापार ज्यादा होगा। और इसी प्रकार का प्रयास जो है कि बांग्लादेश और भूटान ने ये जो पीटीए साइन किया है एक दूसरे के साथ अर्थात प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उससे क्या होती है, इसको मजबूती मिलती है। 15 जून 2015 को भूटान की राजधानी थिम्पू में BBIN देशों के परिवहन मंत्रियों द्वारा 4 देशों के मध्य यात्रियों, व्यक्तिगत और मालवाहक वाहन के परिवहन के विनिमय हेतु बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल जो कि अब सार्क देशों के मध्य 4 के एक मोटर वाहन करार जिसका नाम है MBA साइन हुआ था। तो जो MBA है जिसके तहत क्या किया जाता है, मोटर वाहन करार जो ही किया गया है, किसके तहत किया गया है, BBIN के तहत किया गया। तो आने वाले समय में क्या होगा, जो मुक्त वस्तुओं और सामानों की आवाजाही है उसमें क्या होगा, यह जो करार वर्ष 2015 में हो चुका था वो भी क्या करेगा, सहयोग करेगा। तो इससे न सिर्फ जो है कि बांग्लादेश, भूटान को फायदा होगा, क्योंकि वह रास्ता जो गुजरेगा कॉरिडोर का भारत से होकर गुजरेगा तो भारत को भी क्या होगा, फायदा होगा। BBIN MBA से BBIN देशों के उनके बीच भूमि यातायात सुविधाओं की कार्यान्वयन में आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी, जिससे यातायात अधिकारों का आदान प्रदान होगा। सामान की सीमा पर आवाजाही का जो है कि वह सरल होगा। वाहनों और व्यक्तियों और इसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क बढ़ेगा, जिससे जो मैंने आपको बताए थे उद्देश्य सार के वो पूरे हो सकेंगे। कुल मिलाकर बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल का
ये जो संबंध है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा हुआ है। आज ही के दिन हुई थी सार्क की बैठक, थोड़ा इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशिया में एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव रखा और इसी प्रस्ताव पर विचार होता रहा। अप्रैल 1981 में सातों देशों के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले और सहयोग के मुद्दे पर बातचीत की और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक चार्टर का विकास करेंगे और उस चार्टर पर हम आगे बढ़ेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर 1993 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों ने बैठक की और 9 क्षेत्रों जिनको लिखा गया है आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, इनमें सहमति बनाने का प्रयास किया गया और इसी चार्टर पर आज ही के दिन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया और इसी के माध्यम से सार्क क्या हुआ, अस्तित्व में आया। उद्देश्य जैसा कि हमने बताया कि यहाँ क्या है, यहाँ के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, मिलजुल कर कार्य करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों और के बीच मुक्त आवागमन को बढ़ाकर मानवीय गरिमा का जो है कि उसको बढ़ाने का प्रयास करना। इस तभी संभव हो सकते हैं जैसा कि हाल ही में भूटान और बांग्लादेश ने जिस प्रकार के समझौते किए हैं, इस प्रकार के समझौते को अमलीजामा पहनाया जाता है। साथ ही साथ सामूहिक आत्मनिर्भरता, तो जो BBIN का कॉरिडोर है उसके माध्यम से सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और जो देश अर्थात जैसे पाकिस्तान है जो कि बार बार इसमें रुकावट डालता आया है, वो भी क्या होगा, सोचेगा कि हाँ चलो सार्क के माध्यम से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो संगठन है उनमें अपनी मजबूती दिखाते हैं। और ये कैसे हो सकता है, जब दोनों ही जो है कि पक्ष चाहे वह किसी मुद्दे पर कितने भी रिजिड हों, बातचीत के लिए तैयार हों और उससे क्या हो कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। आई होप आप समझ पाए होंगे सार्क के विषय में। थोड़ा सा तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि कंटेंट जो है कि काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे भारत मंगोलिया संयुक्त सहयोग समिति की 7वीं बैठक, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया का एक लैंडलॉक देश है, अर्थात भू आबद्ध क्षेत्र है, अर्थात इसका कोई क्षेत्र जो है कि कोस्टल एरिया से नहीं लगता। इसकी सीमाएं उत्तर में जो है कि रूस से, दक्षिण पश्चिम और पूर्व में अर्थात 3 तरफ से चीन से लगती हैं। ध्यान दीजिएगा कजाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती, इसकी जो दूरी है कजाकिस्तान से वो लगभग 38 किलोमीटर है। तो कई बार मैप में देखेंगे तो आपको लगेगा लगती है, लेकिन नहीं लगती। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है उलान बटोर है और यहाँ पर जो है कि यह क्या है, यहाँ पर पूरे देश की जनसंख्या का 38% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। भारत ने दिसंबर 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और सोवियत संघ के बाहर मंगोलिया के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित करने वाला पहला देश भारत था। सोचिए कि क्या हुआ, जब मंगोलिया एक देश के रूप में अस्तित्व में आया तो उसके सबसे पहले इससे संबंध किसने स्थापित किया, सोवियत संघ ने। स्वाभाविक है, सोवियत संघ से नजदीकी थी तो उससे हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कि किसी देश ने इसके साथ अगर राजनयिक संबंध स्थापित किए तो वह देश था भारत। भारत और मंगोलिया के बीच 1973, 1994, 2001 और 2004 में आपसी मित्रता और सहयोग की संधियां हुई हैं और दोनों ने एक दूसरे के सहयोग को मजबूत किया है। भारत और मंगोलिया न केवल सामरिक साझेदार हैं बल्कि जो बौद्ध धर्म की विरासत है उससे जुड़े हुए हैं। इसी के कारण मंगोलिया में आपको बड़ी संख्या में बौद्ध समुदाय के लोग मिलेंगे जो कि आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को जोड़ते हैं। पिछले साल मंगोलियाई राष्ट्रपति खाल्टमागीन बुतुल्गा जो है कि भारत दौरे पर आए थे और यह जो कि पिछले 1 दशक में पहला अवसर था जब कोई मंगोलियाई राष्ट्रपति आए थे। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने अंतरिक्ष में सहयोग के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में कई प्रकार के समझौते किए और जो है कि मंगोलिया में स्थापित होने वाले साइबर सुरक्षा केंद्र के निर्माण का जायजा लें। साथ ही दोनों देशों ने कहा कि हमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो मजबूती है, जो विश्वास है, उसको और जो है कि बढ़ाने की जरूरत है, जिससे दोनों देश जो है कि एक दूसरे के पूरक हो सके। वर्ष 2020 तक भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक बैठकों की जो है कि आपको ये जो है कि 65वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा कब हुआ था, मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी जो राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे 1955 में किए गए थे। तो उसके बाद से जो है कि अब क्या हो रहा है कि इसकी जो कि 65वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगोलिया के विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए। खैर हम बात करते हैं अभी जो संयुक्त बैठक हुई है 3 दिसंबर
दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत मंगोलिया संयुक्त सहयोग समिति की 7वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की मुख्य बातें जो है कि निम्नलिखित हैं, अर्थात लिखी हुई हैं। भारतीय पक्ष ने मंगोलिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया है। अर्थात मंगोलिया ने कहा है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें हमको शामिल करिए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि भारत मंगोलिया दुनिया के स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। चूंकि आपको पता है मंगोलिया का जो डेजर्ट वाला क्षेत्र है वो भी क्या है, निम्न जन घनत्व वाला क्षेत्र है, और वहाँ पर जो स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी उसकी काफ़ी संभावना है। भारत और मंगोलिया उलान बटोर में आयुष सूचना प्रकोष्ठ स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आयुष प्रकोष्ठ कहाँ बनाया जाएगा, किस देश में, तो ध्यान रखिएगा मंगोलिया में। भारतीय पक्ष ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करने के लिए मंगोलिया की सराहना की। अर्थात अगर भारत का कोई व्यक्ति जो है कि बिना वीजा लिए चला जाता है तो वीजा ऑन अराइवल जैसे ही आएगा उसको वीजा दे दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है मंगोलिया के द्वारा। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने $1.236 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट ऑयल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट और यूएस के 20 मिलियन अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आईसीटी और आउटसोर्सिंग समेत जारी विकास संबंधी साझेदारी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। तो ये देखिए, जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट ऑयल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है, आपको पता है लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, एक बड़ा सा चेक दे दिया जाता है जिसमें से आप जितना यूज करते हैं आपको उसे ही क्या करना हो, रिटर्न करना होता है। काफ़ी जो है कि कम जो है कि ब्याज दर पर दिया जाता है। राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगोलियाई पक्ष की ओर से मंगोल पोस्ट द्वारा एक विशेष डाक जारी किया गया। विदेश मंत्री ने वस्तुतः मंगोलियाई कंजूर के 25 खंडों को सौंपा, जो कि भारत सरकार द्वारा पांडुलिपि के लिए राष्ट्रीय अभियान के तहत मुद्रित 108 खंडों में बौद्ध विहित पाठ है। अर्थात यह जो पांडुलिपि सौंपा गया है इससे भारत ने सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का मजबूत किया है। ठीक इसी तरह से मंगोलिया ने मंगोल पोस्ट द्वारा एक विशेष डाक भारत के संदर्भ में जारी किया है। दोनों मंत्रियों ने मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा को याद किया और कहा कि यह जो नई संबंधों की शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 से, ये जो है कि इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मानते हैं, अर्थात मंगोलिया के लोगों का कहना है कि हम मानते हैं कि इससे संबंध मजबूत होंगे। भारत और मंगोलिया क्रमशः 2021-22 और 2023-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए एक दूसरे के प्रस्ताव के परस्पर समर्थन पर भी सहमत हो गए हैं। मंगोलिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अपनाकर भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए भी अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है। भारत और मंगोलिया के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौता भी संपन्न हो चुका है। आई होप आप दो टॉपिक को थोड़ा सा तेजी से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं रोहिंग्या के मुद्दे पर। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। ये देखिए बांग्लादेश का मैप, और बांग्लादेश का मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ढाका, जो कि काफ़ी नॉर्थ में। उसके बाद देखिए चिटगांव देखिए, और उसके बाद देखिए कॉक्स बाजार। ये जो कॉक्स बाजार वाला क्षेत्र है इसका जिक्र बार बार में आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और कॉक्स बाजार को देख पा रहे हैं तो ये जो म्यांमार है, और म्यांमार के नीचे देखिए लिखा हुआ है रखाइन। रखाइन म्यांमार का एक क्षेत्र है और यहीं से जुड़ा हुआ है। अब देखिए जो कॉक्स बाजार है इसका जिक्र बार बार आएगा, और कॉक्स बाजार के बाद एक और चीज़ का जिक्र आएगा, और वह है जो है कि भाषणचार। तो ये देखिए भाषणचार एक जो है कि आइलैंड है जिसका जिक्र आएगा। और एक थोड़ा सा इस मैप को भी देख लीजिए, देखिए वही लोकेशन है जो कि भाषणचार का है, इसको यहाँ पर दिखाया गया है, और यहीं पर क्या किया जा रहा है, रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। तो थोड़ा सा समझते हैं आखिर है क्या। ठीक है, म्यांमार जो है कि रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन अर्थात अराकान योमा क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है अराकान योमा का, तो वहीं का जो रखाइन प्रांत है उसके निवासी हैं। और यह जो रोहिंग्या लोग हैं ये 7वीं शताब्दी में अराकान क्षेत्र में रहने वाले अरब, मुगल और बंगाली मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं। अर्थात जिनको हम रोहिंग्या कहते हैं, ये रोहिंग्या अरब, मुगल और बंगाली मुस्लिम व्यापारी जो इस क्षेत्र में रहते आए हैं उनके वंशज माने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में म्यांमार पर ब्रिटिश नियंत्रण के बाद जो यहाँ के रोहिंग्या समुदाय थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की तरफ अपनी वफादारी व्यक्त की थी, और 1947 में उन्होंने एक सेना का गठन कर जिन्ना से कहा था कि उत्तरी अराकान क्षेत्र का विलय जो है कि पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान समय के बांग्लादेश में कर दिया जाए। और यह जब बात उन्होंने कही और वो भी सेना के
के माध्यम से कई इस प्रकार का प्रस्ताव जो है कि जिन्ना के पास भेजा, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो म्यांमार में रहने वाले बौद्ध समुदाय के लोग थे उनको ये बात ठीक नहीं लगी और वहीं से तनाव बढ़ने लगा और तनाव बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो गया। 1948 में म्यांमार जब स्वतंत्र हुआ तो म्यांमार की, जैसा कि पता है, कहीं की देश की जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो वहाँ के जो समुदाय का प्रतिनिधित्व भी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा होगा और यही कारण है कि वहाँ पर भी ऐसा ही है। और आज़ादी के बाद बौद्ध धर्म के जो अधिकारी हैं, अर्थात यहाँ पे जो बहुसंख्यक जनसंख्या है वह उसके जो अधिकारी हैं, जो भी वो नीतियाँ अपनाते हैं, तो मुस्लिम समुदाय, जो रोहिंग्या समुदाय है जो कि मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको मानना है कि ये भेदभावपूर्ण रहा है। 1982 में यहाँ पर जो नागरिक कानून बनाया गया, जो कि वहाँ की सैन्य शासक, अर्थात आपको पता है कि म्यांमार में जो डेमोक्रेसी है उसमें सत्ता जो है कि सेना के पास लंबे समय तक रही है, तो सैन्य शासन जब यहाँ पर 1982 में था तो इन्होंने जो नागरिक कानून बनाया उसमें जो है कि जो रोहिंग्या समुदाय के लोग थे इन्हें गैर राष्ट्रीय और विदेशी घोषित कर दिए। गैर राष्ट्रीय का मतलब जो कि उस राष्ट्र से नहीं है, विदेशी मतलब आप हमारे नहीं हो। अब क्या हुआ, इसके बाद से तनाव बढ़ने लगा, जाति संघर्ष की घटनाएं सामने आने लगी। तो इसके वजह से जाति संघर्ष से बचने के लिए रोहिंग्या जो है कि 1982 के बाद से ही धीरे धीरे जो रखाइन क्षेत्र था उसको छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में जाने लगे। अब हुआ क्या कि वहाँ से जाना विस्थापित होना प्रारंभ हो गया, तो जो और वहाँ पे रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोग थे उनके अंदर डर बैठना लगा। और यहाँ पे है क्या कि जो रोहिंग्या लोग हैं, चूँकि इनका पूरा कल्चर अलग है, बौद्ध धर्म के मानने वालों के कल्चर अलग है, एक तरह का धार्मिक संघर्ष है, जाति विविधताएं हैं और इसके वजह से कई बार जो है कि हिंसा होती रहती है। अर्थात अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद से ही इस देश के कई बार घटनाएं हुई हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम देखेंगे तो 2012, 14, 16, 17 में आपको बड़ी जो है कि यहाँ पर घटनाएं मिलेंगी, जिससे पता चलता है कि जो रोहिंग्या समुदाय के लोग हैं उन पर जो है कि वहाँ के सेना ने कुछ जो है कि बल का प्रयोग किया है। कितना किया ये जांच का विषय है, आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ वो ठीक तो किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। रोहिंग्या समुदाय के साथ संवेदना जो है कि न सिर्फ प्रकट करने की ज़रूरत है, बल्कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो विस्थापन का ये मुद्दा है काफ़ी जटिल है। अगस्त 2017 में अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी ने जो है कि यहाँ के म्यांमार आर्मी के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके 12 गार्ड्स को मार दिया। आसान शब्दों में समझाता हूँ, अराकान योमा में जो रोहिंग्या लोग रहते हैं इन्होंने अपनी एक आर्मी गठित कर रखी है और इन लोगों ने क्या किया, म्यांमार के जो सीमा बल के कुछ लोग हैं उनके 12 गार्ड्स को मार दिया। इसके बाद सेना ने जो है कि कार्रवाई की और इसके वजह से कई जो है कि रोहिंग्या मारे गए। कहा यह जाता है कि सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या को मार दिया गया और इसके बाद से संख्या जो है कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या अपना घर छोड़कर दूसरे देश की ओर जाने लगे और म्यांमार के ऊपर यह आरोप लगता है कि वहाँ की सेना ने जो है कि रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया है। नरसंहार का मतलब बड़ी संख्या में मारना और किसी धर्म के आधार पर किसी संस्कृति को जो है कि नष्ट करने का प्रयास करना। रोहिंग्या समुदाय आज कई देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और कई तो मानव तस्कर की जाल में फंस चुके हैं और कई तो समुद्र में जो है कि वो निकले, उन्होंने सोचा कि हम इस रास्ते से जाएंगे, नाव डूब गई। कई ऐसे, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे केसेस मिल जाएंगे आपको जिसमें वह जो है कि समुद्र में ही जो है कि उनका जो है कि देहांत हो गया, वो जो है कि चले गए। अर्थात इसका मतलब यह है कि काफ़ी विभत्स घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्या के संदर्भ में चिंता जताते हुए कहा है कि यह दुनिया के सबसे प्रताड़ित लोगों में से एक है। इस समय लगभग 10 से 11 लाख रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, यह जो है कि बांग्लादेश में, 2 लाख लगभग सऊदी अरब में, लगभग 3.5 लाख पाकिस्तान में, 10,000 की संख्या में लगभग UAE में, 40,000 की संख्या में लगभग भारत में, 1.5 लाख लगभग मलेशिया में, इसी तरह कई देशों में ये लोग रहते हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में लगभग 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं छोटे से एरिया में, जिसके कारण यहाँ का जो जनघनत्व है वो बढ़कर लगभग 60,000 प्रति वर्ग जो है कि व्यक्ति हो गया। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 60,000 लोग रहते हैं। अब मुझे थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस देश किस जो है कि शहर का जनघनत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। दूसरी चीज़, आपको आपके राजधानी शहर का जनघनत्व भी बताना है। कोशिश कीजिएगा, गूगल ना करें, आप ऐसे ही रिकॉल करके बताएं।
तो अब बताइए, जब 60,000 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहेंगे तो स्वाभाविक है वहाँ पर सुविधाएं अच्छी नहीं हो सकती, खासकर बांग्ला जैसे देश में, जहाँ पर जैसे कि मैंने बताया अभी भी यहाँ पर जो कि आधारभूत संरचनाओं का काफ़ी अभाव है। जून 2015 में बांग्लादेश की सरकार ने इस द्वीप पर, कौन सा द्वीप, जो हमने आपको कहा कि जो भाषण द्वीप था, वहाँ पर इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए निवास स्थान के रूप में भाषण 4 द्वीप का विकल्प दिया। फिर से मैं इस द्वीप को आपको दिखा देता हूँ, चीज़ें चूंकि समझना आप ही को है, थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको तो आसान हो जाएगा। देखिए ये देखिए भाषण 4, तो यहाँ पर रोहिंग्या समुदाय के लोग काफ़ी रहते हैं कॉक्स बाजार में, तो इनको कहा गया कि इनको क्या किया जाए कि भाषण 4 द्वीप में कुछ लोगों को विस्थापित। तो ये जो प्रस्ताव था ये 2015 में ही इस सरकार ने दिया और कहा कि हम ऐसा करेंगे, हालांकि ये बहुत हो नहीं पाया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि ये तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण है, अर्थात ये जो द्वीपीय क्षेत्र है ये ठीक नहीं है। बांग्लादेश की सरकार ने हालांकि इसके बाद भी यहाँ पर आश्रय परियोजना 3 के माध्यम से 2300 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए घर बनवाए हैं, यहाँ आवास का निर्माण करवाया है, अस्पताल का निर्माण करवाया, इवन मस्जिद तक का भी निर्माण करवाया है। यहाँ पर चीनी और ब्रिटिश कंपनी द्वारा बाढ़ नियंत्रण, चक्रवात रोकथाम और आपदा प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है, खेती और पशुपालन की भी व्यवस्था की गई है। 4 दिसंबर को अर्थात कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश की सरकार ने इस रोहिंग्या लोगों में से कहा कि 1 लाख लोगों को वह भाषण 4 जो है कि द्वीप पर भेजना प्रारंभ करेगी, अर्थात उसने अब क्या किया है, भेजना प्रारंभ भी कर दिया है, जो कि उसने वर्ष 2015 में प्रोजेक्ट के रूप में रखा था, अब उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया है। वर्ष 2017-18 से बांग्लादेश सरकार यह प्रयास कर रही है कि यहाँ रोहिंग्या लोगों को रखा जाए। अप्रैल 2020 में 300 से अधिक रोहिंग्या लोगों को यहाँ पर भेजा गया, लेकिन कोरोना के कारण कंटिन्यूस जो है कि भेजना चालू नहीं रह पाया। बांग्लादेश का जो सरकार की जो ये निर्णय है, जो कि अभी कहा गया है कि उनको भेजा जाएगा, उससे जो है कि जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उनको जो है कि मौत के मुँह में ढकेल रहे हो। इनका कहना इसलिए है कि जो भाषण 4 जो आइलैंड वाला क्षेत्र हमने आपको दिखाया, एक नया द्वीप है, अर्थात जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके माध्यम से अवसाद काफ़ी ज़्यादा आता है, तो ये जो नदियों के अवसाद के धीरे धीरे एकत्रित होने से क्या हुआ है, वहाँ पर एक द्वीपीय क्षेत्र ऊंचा भाग उठाया है। अब ये चीज़ सोचिए, आपको ये भी पता है कि जब भी कहीं एक स्थान पर कोई निर्माण होता है, अर्थात एक जगह जब वजन बढ़ता है तो दूसरी जगह उसका, तो यहाँ पर द्वीप का निर्माण हो रहा है, तो कहीं पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं चल रही होती हैं, तो कई बार देखा गया है कि जो द्वीप बनते हैं वो फिर डूब भी जाते हैं, कई प्रकार के आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर चलती रहती है उसका परिणाम होता है। दूसरा, इसकी जो लोकेशन है, आपको पता है यह वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर चक्रवात भी ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर ज्वार भाटा की घटनाएं हो सकती हैं। यह जो आपका ब्रह्मपुत्र और जो एक मेघना नदी और साथ ही साथ गंगा नदी जो कि पद्मा के रूप में, तो इनका जो जल जाता है जब बरसात होती है, जब बाढ़ का पानी आता है, चाइना ज़्यादा पानी छोड़ता है तो बाढ़ की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके साथ साथ जो द्वीपीय क्षेत्र है, चूँकि वहाँ पर यह रह तो सकते हैं लेकिन करेंगे क्या, और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा कौन करेगा, अगर अचानक कोई आपदा आती है तो क्या होगा। तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वहां भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ, तो कहा जा रहा है कि ये ठीक नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने जब इस पूरे क्षेत्र का परीक्षण किया तो उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया कि इस द्वीप का निर्माण लगभग 20 साल पहले अवसाद के एकत्रित से हुआ है, और यह जो कि मुख्य भूमि से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर है, हटिया द्वीप से 30 किलोमीटर दूर है, और इस द्वीप का निर्माण अभी भी हो रहा है। तो लोगों का कहना है कि अगर आपको बसाना है तो कहीं और बसे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जो है कि किसी देश के लोगों को रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बांग्लादेश जो कर रहा है वो कोशिश इसमें ये करनी चाहिए कि कैसे उसको अच्छा किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश की भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं। आप समझिए किसी देश के संदर्भ में कि जहां पे 10 से 11 लाख लोग कई वर्षों से वहां पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत है वैश्विक सहयोग की, जिससे रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सुरक्षा और उनकी आजीविका की जो है कि पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। आई होप आप पूरा टॉपिक समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।